जी, तो आ गए हरप्रीत। करें क्लास स्टार्ट। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन वैसे टॉपिक आप 10th में भी कर चुके हो, लेकिन इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन कंसेप्ट है उसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको सिर्फ ह्यूमंस का ही नहीं, आपको बर्ड्स का और हनी बी का, या ये कह लो कि ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर का भी सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन आपने ह्यूमंस में जो पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें एक्स एक्स फीमेल्स होते हैं, कि जो रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज का कंसेप्ट है ना वो पिछले साल कट था। हाँ नहीं, वो ऐसे है ना, एक बार सिलेबस अगर कंफर्म हो जाएगा फिर मैं आपको वो टॉपिक करवा दूंगा। ऐसे तो मेरे को माइंड में है, जो जो टॉपिक मैंने आपको एक बार लेफ्ट करवाए हैं ना वो मेरे माइंड में है। बस अभी इसी चैप्टर से ही थोड़ा बहुत सिलेबस कट था जो था, आगे नहीं है। बाकी एक बार कंफर्म हो जाएगा तो ये मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा करवा देंगे तुमको। हाँ, तो सेक्स ह्यूमंस में अगर बात करते हैं तो एक्स वाई जो होता है वो मेल्स में होता है, और एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल्स में होता है। इन द सेम वे एक्स वाई ड्रोसोफिला मेल में कहा जाता है, एक्स एक्स फीमेल ड्रोसोफिला को बोला जाता है। लेकिन बर्ड्स में इसका उल्टा होता है। बर्ड्स में थोड़ा डिफरेंट है कि जेड जेड किसको इंडिकेट करता है, मेल को इंडिकेट करता है, और जेड डब्ल्यू फीमेल को इंडिकेट करता है। राइट, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जो हमारे पास मेल्स का कंसेप्ट है, मेल्स होमोगैमीट्स होते हैं, हिट्रोक्रोमोसोम होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं हिट्रोगैमिटी। इसको हिट्रोगैमिटी बोलते हैं कि मेल से हिट्रोगैमिटी होते हैं, क्योंकि इनमें एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। हनी बी या ये कह लो कि ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर है, ये भी मेल में हिट्रोगैमिट होते हैं, यानी कि एक एक्स होता है एक वाई होता है। लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, यानी कि ये जो कुक दे रखी है, हैन दे रखी है, इसमें जो मेल्स होते हैं वो होमोगैमिटी होते हैं, यानी कि उनके दोनों क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो हेट्रोगैमिटी होती हैं। राइट, ये चीज क्लियर हुई? हाँ, एक तो आपने ये चीज इसके अंदर याद रखनी है कि बर्ड्स में जो फीमेल्स हैं वो ZW होती हैं, और बाकियों में सब में जो मेल्स होते हैं वो XY होती हैं। मतलब हनी बी उसमें ड्रोसोफिला में भी। ओके, इसमें हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट इसका शुरू होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। अगर इस इंसेक्ट का भी इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्या, कि जो इंसेक्ट होते हैं, तो यहाँ से मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज XO टाइप। किसमें? इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में क्या होता है कि जो XO होता है और या फिर X क्रोमोसोम होते हैं। मतलब कि इसका XO इंडिकेट करता है फीमेल को, सिर्फ X क्रोमोसोम इंडिकेट करता है मेल को। मतलब कि X क्रोमोसोम, some of the sperm bear X chromosome whereas some do not. Egg fertilized sperm having X chromosome become female, and those fertilized by sperm that do not have an X chromosome becomes male. ओके, वो कहते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या फिनोमिना अप्लाई होता है कि जो एक्स एक्स होते हैं वो तो बन जाते हैं फीमेल्स, और जिसमें एक्स नोट होता है वो मेल्स। यानी कि जिसमें 23rd क्रोमोसोम
सिर्फ और सिर्फ एक्स है और दूसरा है ही नहीं, मतलब जो मैंने जीरो लिखा हुआ है ना, जीरो का मतलब है ही नहीं, ये है ही नहीं, जीरो है। और अगर तो उनको बोलते हैं हम मेल्स, और अगर दोनों तो उनको बोलते हैं फीमेल्स। ऐसा मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होता है? ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन इंसेक्ट्स में होता है। इंसेक्ट में भी किस में होता है? इंसेक्ट में भी मोस्टली होता है ग्रास होपर के अंदर। ग्रास होपर इज एन टाइप, यानी इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो एक्स ओ टाइप की होती है, कि फीमेल्स होंगी उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, जो मेल्स होंगे उसमें एक्स सिर्फ क्रोमोसोम होएगा, एक्स के साथ कोई दूसरा क्रोमोसोम नहीं होगा, ना वाई होगा ना कोई और होगा, जस्ट सिंगल एक्स होगा। तो उसको इन्होंने एक्स जीरो से शो कर दिया। वो कहते हैं फीमेल्स हैव पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, की जो फीमेल्स होंगी उनमें तो पूरा एक पेयर होगा एक्स क्रोमोसोम का, वेयर एज जो मेल्स होंगे उनमें ओनली एक्स क्रोमोसोम होगा। तो ये चीज क्लियर हुई कि ग्रास होपर में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। ओके, तो ये ग्रास होपर का है। और अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम जिससे सेक्स डिटरमाइन होता है उनको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं, राइट। कहते हैं कि अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के एक सेल के न्यूक्लियस में जो सबसे लास्ट वाला पेयर होता है, जो 23rd पेयर होता है, वो या तो एक्स एक्स होता है या एक्स वाई होता है। मतलब वो वाला लास्ट पेयर डिसाइड करता है कि वो चाइल्ड मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, राइट। तो वो जो लास्ट पेयर है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। और जो 23rd पेयर क्रोमोसोम को तो हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लेकिन जो 1 से लेके 22 तक के पेयर क्रोमोसोम बन गए या बच गए उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ऑटोसोम्स। क्लियर है ये? तो ये दोनों का पता होना चाहिए आपको अच्छे से कि सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं और ऑटोसोम्स क्या होते हैं। क्लियर है ये? ओके, फिर इसके बाद आता है हमारे पास एक्स वाई टाइप आता है इसके बाद। जी, तो इस पेज पे क्या कंसेप्ट अप्लाई होते हैं हमारे? एक तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं, और सिंगल ऑटोसोम्स क्या होते हैं। ड्रोसोफिला में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पता होनी चाहिए कि ड्रोसोफिला में मेल एक्स और वाई होते हैं, फीमेल एक्स एक्स होती हैं। एक्स ओ और एक्स वाई टाइप, एक्स और एक्स वाई टाइप की सेक्स डिटर्मिनेशन, वैसे तो अभी हमने जो पीछे पढ़ा था उसमें एक्स एक्स और एक्स जीरो था, वो था ग्रास ओपर के अंदर, राइट। अब इन्होंने दे रखा है एक्स जीरो टाइप और एक्स वाई टाइप। In both cases, male produce two different type of gametes, either with or without X chromosome. Okay. एक्स जीरो और एक्स वाई टाइप क्या है? वो कहते हैं कि ये दोनों ही मेल्स को इंडिकेट करते हैं। एक्स वाई टाइप तो मेल्स को इंडिकेट करता है किसमें? एक्स वाई टाइप इंडिकेट करता है ह्यूमंस में, मेल को इंडिकेट करता है। एक्स वाई टाइप ग्रास होपर में भी मेल को ही इंडिकेट करता है। बट जो एक्स जीरो टाइप है ये मेल को इंडिकेट करता है किसमें? ग्रास होपर में। दैट्स इट, ये कंसेप्ट है इसका। एक्स जीरो टाइप और एक्स वाई टाइप दोनों ही मेल को इंडिकेट करते हैं। ओके, तो अब इसमें मेन आता है हमारा मेल हिट्रोगेमिटी। मेल हिट्रोगेमिटी यानी कि जिसमें मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग हैं, यानी एक्स वाई है, तो इनको हिट्रो बोला जाएगा। हिट्रो यानी डिसिमिलर हैं दोनों क्रोमोसोम। तो मेल हिट्रोगेमिटी किस किस में होती है? तो मेल में होती है मेल हिट्रोगेमिटी, आप कह सकते हो कि ड्रोसोफिला में होती है। फीमेल हिट्रोगेमिटी किस में होती है?
फीमेल हेट्रोगैमेटी किस में होती है? फीमेल हेट्रोगैमेटी बर्ड्स में होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बर्ड्स में ZW जो है वो फीमेल को इंडिकेट करता है, ZZ मेल को इंडिकेट करता है। मतलब उसमें जो मेल होते हैं वो होमोगैमेटी होते हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो हेट्रोगैमेटी होती है। हेट्रो यानी कि दोनों क्रोमोसोम उनके डिसिमिलर होते हैं, सेम नहीं होते। तो ये कंसेप्ट पता लगा आपको मेल हेट्रोगैमेटी और फीमेल हेट्रोगैमेटी का। हाँ जी, फिर इसके बाद आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में सेक्स में आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जो ह्यूमंस हैं उनमें 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से पहले 22 पेयर क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। ऑटोसोम्स। First 22 pair of chromosome are called autosomes and 23rd pair is called 23rd pair क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? उसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, राइट? अच्छा, फिर आगे इसमें सेम वही कंसेप्ट आता है कि अगर एक्स में अगर स्पर्म एक्स टाइप का है या वाई टाइप का है, दो ही टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो एग सेल होता है फीमेल्स में ओवम होता है, ओवम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स टाइप का ही प्रोड्यूस होता है, राइट? देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ ओवम विद एक्स क्रोमोसोम। सिर्फ एक ही टाइप का ओवम प्रोड्यूस होता है और वो होता है एक्स टाइप का। तो अब अगर तो एक्स टाइप का स्पर्म और एक्स टाइप का ही एग कंबाइन होता है तो जाइगोट कैसे डेवलप होता है? फीमेल। और अगर वाई टाइप का क्रोमोसोम और एक्स टाइप का एग सेल कंबाइन होता है तो एक्स वाई मेल जाइगोट प्रोड्यूस होता है। तो मतलब कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी, हमेशा 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि जो बर्थ होने वाला चाइल्ड है वो मेल चाइल्ड होगा या फिर फीमेल चाइल्ड होगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये वुमेन्स को ब्लेम किया जाता है कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं फीमेल चाइल्ड को बर्थ करने के लिए। हालांकि वैसे इसका मेन रीज़न कौन होता है? फादर होता है। फादर रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल चाइल्ड बर्थ होने के लिए, क्योंकि फादर से ही एक्स टाइप का क्रोमोसोम आता है। अगर फादर से वाई टाइप का क्रोमोसोम आएगा या स्पर्म सेल आएगा तो डेफिनेटली मेल जाइगोट ही बनेगा, मेल चाइल्ड बर्थ होगा, राइट? तो ये हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे अब कंसेप्ट आता है म्यूटेशन का। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन एक नया कंसेप्ट है, तो सुनो ध्यान से। म्यूटेशन हम किस चीज को बोलते हैं? तो कहते हैं कि म्यूटेशन हम सिंपली बोलते हैं कि अगर डीएनए के अंदर कोई चेंज कर दिया जाए तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। यानी कि सपोज कि अगर किसी की कोई डीएनए की सीक्वेंस है न्यूक्लियस के अंदर, हमारा जो क्रोमोसोम है वो सारा डीएनए का ही बना हुआ होता है। अगर डीएनए की सीक्वेंस में थोड़ी छेड़छाड़ कर दी जाए, थोड़ा बहुत उसमें अल्टरनेशन कर दिया जाए, अल्टरनेशन ऑफ डीएनए यानी उसमें कुछ बदलाव कर दिया जाए, यानी जो पहले उसमें सीक्वेंस चल रही है उसकी सीक्वेंस को थोड़ा बदल दिया जाए, बदलने से क्या होगा कि ये डीएनए में कुछ चेंज आ जाएगा। यानी अगर मैंने इसमें कुछ नए पेयर्स ऐड कर दिए तो डीएनए क्या होगा? पहले से चेंज हो गया। तो चेंज इन डीएनए को ही हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं, राइट? क्लियर है ये? So change in a DNA sequence is known as mutation. अब इसका फिनोमिना पढ़ते हैं। सो म्यूटेशन इज अ फिनोमिना रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। अल्टरेशन यानी कि थोड़ा सा बदलाव आ जाए, इसकी वजह से क्या होगा? रिजल्ट इन चेंज इन जीनोटाइप। अगर डीएनए में चेंज आ गया तो जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, जीनोटाइप चेंज होने से फिर फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। सो म्यूटेशन इज द अनदर फिनोमिना दैट लीड्स टू वेरिएशन। तो कहते हैं कि इसी म्यूटेशन को ही हम वेरिएशन बोल देते हैं कि अगर म्यूटेशन आ गई तो वेरिएशन आ जाता है। मतलब अगर डीएनए में हल्का सा भी चेंज आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा? डीएनए बदल जाएगा। डीएनए बदलने से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर करैक्टर बदल जाएगा। करैक्टर बदलने से
उसका फिनोटाइप बदल जाएगा, यानी कि उसकी अपीयरेंस बदल जाएगी। अपीयरेंस बदल जाएगी तो हम बोल देते हैं ऑर्गेनिज्म बदल जाएगा, यानी इसी फिनोमिना को हम वेरिएशन बोल देते हैं। बाकी इसकी डिटेल आप स्टडी करोगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर, ये अगला चैप्टर है। जीन्स का मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, की जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अगर जीन में हल्का सा चेंज आ जाए, क्योंकि जीन किसका बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही डीएनए का बना हुआ है, तो इसका मतलब जीन भी डीएनए का बना हुआ है। अगर जीन में थोड़ा चेंज आ गया, मतलब डीएनए में अगर थोड़ा चेंज आ गया, मतलब जीन में भी चेंज आ गया। जीन में चेंज आ गया मतलब आप कह सकते हो कि क्रोमोसोम में चेंज आ गया। और अगर क्रोमोसोम में चेंज आ गया या क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आ गई, एबनॉर्मेलिटी एब्रिएशन, एब्रिएशन कह दो, एबनॉर्मेलिटी कह दो, एक ही बात है। मतलब क्रोमोसोम में बदलाव आ जाना, चेंज आ जाना, क्रोमोसोम पहले से एबनॉर्मल हो जाते हैं, और क्रोमोसोम अगर एबनॉर्मल हो जाए तो उसी को ही कैंसर बोल देते हैं। जो म्यूटेशन है, वैसे तो ये 2 टाइप की है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो दोनों तरह की म्यूटेशन वैसे आप 6 चैप्टर के अंदर पढ़ोगे डिटेल में अच्छे से। आपको इस कंसेप्ट में, इस चैप्टर में जस्ट ये पता होना चाहिए कि म्यूटेशन होती क्या है और म्यूटेशन से हो क्या सकता है, राइट। और ऐसी चीजें जो म्यूटेशन करती हैं, राइट, यानी कि अगर आपको कोई ऐसी चीज दे दी जाए जिससे आपकी बॉडी के अंदर डीएनए में चेंज आना शुरू, चीजें ऐसी केमिकल, ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से म्यूटेशन क्रिएट हो जाती है, उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस क्या हो सकते हैं, बोलते हैं अगर बॉडी पे यूवी रेडिएशन से डाल दी तो भी डीएनए चेंज हो सकता है, मतलब ये भी एक म्यूटाजेन है। अगर कोई ऐसा केमिकल दे दिया जाए जिसकी वजह से डीएनए चेंज होना शुरू हो जाए तो केमिकल को भी हम म्यूटाजेंस बोलेंगे। तो म्यूटाजेंस कुछ भी हो सकता है। सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो भी अपने आप में म्यूटाजेंस है, ये भी म्यूटेशन क्रिएट कर देती है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास म्यूटेशन का टॉपिक। फिर म्यूटेशन के बाद क्या आता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर 101% क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। जेनेटिक डिसऑर्डर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डिसऑर्डर्स क्या होती हैं, वैसे तो जेनेटिक नाम से क्लियर हो रहा है कि वो डिसऑर्डर्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को हो जाती है उनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलती हैं, राइट। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं, वैसे पूरे चैप्टर के अंदर इन डिसऑर्डर्स को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लेकिन अभी जेनेटिक डिसऑर्डर में इन्होंने पहला टॉपिक दिया है पेडिग्री एनालिसिस का, तो पेडिग्री एनालिसिस का टॉपिक आपको जेनेटिक डिसऑर्डर करने आएगा, ठीक है। पहले जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ लो, उसके बाद ये पेडिग्री एनालिसिस पढ़ना, फिर ये जल्दी समझ आ जाएगा। फिर आपको बताना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद ही समझ जाओगे पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। तो एक बार इसको जेनेटिक को आगे करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं। ओके, तो मैंने अभी बताया आपको कि जेनेटिक कैटेगराइज करते हैं कौन कौन से, एक होती हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक होती हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो ये दो डिसऑर्डर्स को, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ग्रुप किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। यानी कि सपोज हमारे पास कोई एक क्रोमोसोम है, ठीक है, कोई एक क्रोमोसोम पे सपोज कोई एक जीन है। अब अगर हम इस क्रोमोसोम को या इसके जीन को माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये जो जीन है, ये जीन भी अपने आप में डीएनए, राइट, डीएनए का ही बना हुआ है। वो कहते हैं कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होती है, मेंडेलियन डिसऑर्डर अगर हम जीन के अंदर कोई चेंज कर देते हैं, यानी कि ये जो जीन था, यहाँ पे जो डीएनए है इसमें हमने थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा सा अल्टरनेशन कर दिया,
तो अल्ट्रेशन की वजह से वो कहते हैं जो भी डिसऑर्डर हो जाएगी उस बंदे को, उसको हम नाम दे देंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होता है, हम जीन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या जीन में बाय बर्थ चेंज आ जाता है। तो अगर जीन में चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाती है, या उस डिसऑर्डर को ही मेंडेलियन डिसऑर्डर बोल देते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो आपके सिलेबस में है वो क्या क्या है, तो वो दे रखी है इसमें। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। तो ये 5 हैं या टोटल ये 6 हैं। तो ये 6 तरह की मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं वो आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो अभी एक डिसऑर्डर हम कर लेते हैं आज के लिए। तो आज की डिसऑर्डर है हमारे पास हीमोफीलिया। सबसे पहली डिसऑर्डर हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हीमोफीलिया है, इन केस ऑफ हीमोफीलिया दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोगनी। एक चार्ट आपको दे रखा है साइड पे, ठीक है। तो अब चार्ट को छोड़ो, अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। कि सपोज करो अगर हम पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया डिजीज, तो कहते हैं कि जो हीमोफीलिया डिजीज होते हैं, एक तो ये सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है। सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, मतलब या तो एक्स एक्स पे होएगी या फिर एक्स वाई पे होएगी। ह्यूमंस में ये दो ही होते हैं, या तो एक्स एक्स होता है या फिर एक्स वाई होता है, राइट। तो इन्होंने कहा है कि इसका जो जीन है, एबनॉर्मल जीन, वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। यानी कि हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोसोम पे है। अगर मैं कहूँ कि ये जो एक एक्स क्रोमोसोम है, इसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है फीमेल में, तो कहता है कि अगर फीमेल में, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल्स में, अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है, चलो इसको मैं एच ना लिखने के बजाय इसके ऊपर एक थोड़ा सा डॉट दे देता हूँ कि ये, अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो एक्स क्रोमोसोम है इसके ऊपर हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन है तो हम कहेंगे कि वो फीमेल कैरियर फीमेल है। कैरियर फीमेल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फीमेल जिसके अंदर वो डिजीज का जीन तो है, बट उसको पूरी लाइफ तक वो डिजीज होएगी नहीं, राइट, उसको बोलते हैं कैरियर। बट अगर उस फीमेल के दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे भी वो जीन है तो हम फीमेल को हीमोफीलिया डिजीज है। अब इस केस में इस फीमेल को कैरियर नहीं माना जाएगा, अब इस फीमेल को इफेक्टेड माना जाएगा कि इस फीमेल को, जिसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन है, तो ये फीमेल इफेक्टेड है, इस फीमेल को हीमोफीलिया है। बट अगर मेल की बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर मेल के एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन है तो वो मेल इफेक्टेड माना जाता है, वो मेल कैरियर नहीं माना जाएगा। इफेक्टेड इसलिए माना जाता है क्योंकि मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो दूसरा वाई होता है, दूसरा एक्स नहीं होता। अगर दूसरा एक्स होता तो वो एक्स वाला फैक्टर डोमिनेंट करता, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट आता है। कि जो सपोज करो अगर हम फीमेल की बात करते हैं कि एक फीमेल है तो कैरियर कही जाएगी। क्यों कैरियर कही जाएगी? क्योंकि इसके एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन है हीमोफीलिया का, दूसरे पे नहीं है। तो कहते हैं कि जिस पे जीन होगा हीमोफीलिया का तो ये जीन रिसेसिव माना जाता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। हीमोफीलिया अपने आप में रिसेसिव फैक्टर होता है कि अगर एक एक्स पे नहीं है दूसरे एक्स पे है, तो जिस पे नहीं है वो डोमिनेंट करेगा, जिस पे है वो रिसेसिव में रहेगा। ये चीज क्लियर हुई? हाँ, तो इसको हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। यानी कि जो हीमोफीलिया है वो अपने आप में एक्स क्रोमोसोम पे होगी, लेकिन अपने आप में वो रिसेसिव है। जब तक दोनों क्रोमोसोम पे नहीं होगी तब तक वो डोमिनेंट नहीं होगी। अगर एक पे है दूसरे पे नहीं है तो जिस पे नहीं है वो डोमिनेंट करेगा, यानी कि वो अपना करेक्टर एक्सप्रेस करेगा। यानी हीमोफीलिया अपना करेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसको एक एग्जांपल से पढ़ते हैं, सपोज कि अगर मेरे पास एक फीमेल है एक मेल है, इनमें फीमेल्स जो हैं वो कैरियर है और जो मेल है वो नॉर्मल है। तो कहते हैं कि अब इनसे F1 जनरेशन में
किस तरह के प्रोगनी आ सकते हैं, बता सकते हो? तो अगर तो सबसे पहले इनके गैमीट से सेपरेट कर दें, इसमें हीमोफिलिया ले लेता हूँ कि इस पे हीमोफिलिया का जीन है, ये एक्स नॉर्मल, ये वाई नॉर्मल। तो अब अगर गैमीट्स की फ्यूजन होती है, जो फीमेल बनेगी वो नॉर्मल बनेगी, जो मेल बनेगा वो भी नॉर्मल। दूसरी तरफ जो हीमोफिलिया वाला एक्स फैक्टर है, वो अगर एक्स फैक्टर से कंबाइन करेगा तो जो फीमेल बनेगी उसके ऊपर हीमोफिलिया का जीन होगा, राइट? बट अब अगर एक मेल बनेगा, अगर यहाँ से एक्स फैक्टर और यहाँ से वाई फैक्टर कंबाइन होंगे तो हमारे पास एक्स वाई मेल बनेगा, लेकिन एक्स के ऊपर, तो इस मेल को क्या बोला जाएगा? ये मेल नॉर्मल है, इफेक्टेड है या कैरियर है? इफेक्टेड है, वेरी गुड। और ये जो फीमेल है ये कैरियर है, वेरी गुड। ठीक है, तुमको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से ठीक है, तो मेन ये, हाँ हाँ पूछो। नहीं, वाई पे हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि जो हीमोफिलिया का जीन होता है वो एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक का मतलब कि वो होगा तो एक्स पे होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा हीमोफिलिया डिजीज के बारे में। तो आज के लिए इसको एक बार यहीं तक करते हैं, कि कल जैसे कमल आएगी तो तब कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, चलो जी, ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू जी।